आइए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So we have learned that a right angle triangle is having definite ratio as per their angle। एंगल जैसा होगा उसके हिसाब से रेशो होगा। साइन थीटा का अलग अलग वैल्यू होता है, वो उनका रेशो ही तो होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये 30 डिग्री है, सो अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30 किसका रेशो है यहाँ पर? P/R। जैसे ए बी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी बाई ए सी का है क्या? ये चीज है, यानी इनका रेशो 1/2 होगा, ए बी बाई ए सी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो इसे कितना हो जाना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। जैसे कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर, तो तभी 1/2 रेशो बनेगा ना। ये चीज पता हो और ये 30 हो तो ये आराम से निकाला जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये आप कुतुब मीनार के पास खड़े हुए हैं और आप उससे कुछ कदम दूर चले जाएं 100 मीटर, और आपसे आपका दोस्त पूछे बताइए तो कुतुब मीनार की व्हाट इज हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। तो आप इसमें क्या करोगे? पहले आप उसमें जो है उसको देखोगे कि आप कितना एलिवेट कर रहे हो, कि लाइन ऑफ साइट आपकी आंख से कुतुब मीनार के जो एपेक्स तक की हाइट है वहां तक उसका कितना एंगल बन रहा है। मान लीजिए ये 60 डिग्री बना, कितना बन गया? 60 डिग्री। तो आपने इसकी हाइट h मान ली, तो आप बताइए कौन सा फार्मूला है? दैट इज tan 60 डिग्री इट इज इक्वल्स टू h बाई 100। ये बात सही है? तो 60 कितना हो जाएगा? तो h कितना हो जाएगा? 100√3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। तो इससे कितना हो जाएगा? 173.2 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई। ये 3 मीटर है, तो अब समझ लो ये कमरा 3 मीटर है, तो 173 कितना हो जाएगा? यानी इसका 60 गुना, 60 मंजिल, 60 मंजिल हो। समझ में आ रही नहीं? तो इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ। अगर आप यहाँ खड़े हो और आपसे कोई बताए वो जो एरोप्लेन उड़ रहा है जरा उसकी स्पीड बताओ, देन दिस चैप्टर कम्स फॉर योर हेड। बैलून उड़ रहा है, कोई पूछ रहे कितनी हाइट पे उड़ रहा है, अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसकी हाइट तो बताइए, देन दिस चैप्टर इज एट योर। एक जगह खड़े खड़े आप किसी चीज की, एक शिप की स्पीड हो, एयरक्राफ्ट की स्पीड हो, कहीं की भी स्पीड हो, ठीक है, हाइट पे खड़े हो तो शिप की स्पीड निकाल लो। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द स्पीड। आप एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कर सकते हो। ऊपर की मंजिल पर खड़े हो तो नीचे देखो शिप यहाँ था और अभी यहाँ आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ शिप। समझ में आ गई बात आपको? सो देयर आर द वेरियस थिंग्स व्हिच कैन बी फाउंड बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बोलिए सर, वो स्पीड निकालने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी? एंगल की जरूरत पड़ेगी, हमें एंगल का पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो क्या है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल देता है। उसमें क्या है कि 2 पट्टियां सी होती हैं और 2 पट्टियां होंगी और उनके बीच में क्या होगा कि एक डी लगा होगा। तो जब ये आपकी 2 पट्टियां यहाँ पर एक हिस्से हैं और इसमें क्या होगा, एक डी सा होगा ऐसा, तो ये पता चल जाएगा कि कितना एंगल है, 0, 1, 20, 10, 20। तो ये पता चल जाएगा कि ये 50 डिग्री तक आपकी पट्टी आ गई है। समझ में आया कि नहीं? डी के साथ ही पट्टी, बहुत आसान सा है। अपने डी में ही 2 पट्टी लगा लो, वो घूमती रहे, बस 2 स्केल लगा लो जहाँ उसका पॉइंट है। तो क्या ये वही चीज नहीं बन जाएगी? तो इससे आप किसी पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बना सकते हो, फिर उससे करते, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी की स्पीड निकाल सकते हो by this application of trigonometry. Now, देखिए कल का जो टेस्ट हुआ है उसमें मैक्सिमम 9 मार्क्स ही आए, जो कि रजत है। उन्होंने भी एक क्वेश्चन गलत कर ही दिया। ओके, कुछ लोगों के नाम नहीं है तो फिर वर्किंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें नाम है उन्हीं को दो। ईशान, रवीन, सौम्या,
मनीषा, संपत, बिंदु, ना शाहिद, ओके. So let us start with some applications of trigonometry. सर मुझे नाम लिखने तो उसमें सीजन के लिखना है. सीजन में नहीं है यही लिखना ना. अच्छा हाँ सब एक ही क्या जाना है इंसान सब प्लानिंग है जाना. ये तो बात है. Okay, now नोट के लिए निकाल क्या NCERT के CBSE नोट्स में देखो आप. अब देखें कुछ चीजें देखेंगे. हाइट एंड डिस्टेंस. चैप्टर का नाम क्या है? हाइट्स एंड. आपको इसमें हाइट्स निकालनी है एंड डिस्टेंस. कौन सा चैप्टर है? यही है. इसकी हेडिंग देखो ना, हाइट्स एंड डिस्टेंस. तो इसमें दैट इज, अरे यही इसी का नाम है. अब ये देखिए कि इट इज कॉल्ड, अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जर्वर है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से अगर वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर आप ऊंचाई पर देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज एंगल ऑफ, यहाँ से यहाँ देखो. और ये जो है ये ऑब्जेक्ट का एपेक्स है और ये आई है, तो लाइन ऑफ साइड. ठीक है. एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. ओके, नाउ इफ यू आर सम हाइट, और हाइट पर अगर आप किसी शिप को देख रहे हो नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से आप शिप को देख रहे हो, तो ये मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर कोई लाइट हाउस है जिसपे एक लाइट लगी हुई है, तो लाइट से यहाँ से देखा जा रहा है. तो अगर हम यहाँ से लाइट हाउस से नीचे शिप को देख रहे हैं तो वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो दो तरीके के एंगल हो जाएंगे, जहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट. और ये हॉरिजॉन्टल लेवल. If the object lies above horizontal level, then the angle between horizontal level and line of sight is called angle of elevation. Repeat करिए. If the object is above, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ हो? If the object is above horizontal level, जहाँ से हम देख रहे हैं उससे ऊपर है, then the angle between horizontal level and line of sight is called angle of elevation. If object is above और या बिलो भी, दोनों को मैं एक ही में कंबाइन कर देता हूँ. जब above होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे हो जाएगा, तो डिप्रेशन हो जाएगा. above और below horizontal level. Then angle between horizontal level and line of sight is called angle of elevation और या फिर depression respectively. Okay. The line between observer's eye to the object is known as line of sight. Line of sight समझ में आ गया कि हमारा जो लाइन मीट करती है आई से ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट. बोलो.
जो इंक्लिनेशन को नापता है उसको कहते हैं इंक्लिनोमीटर। ये जो आपको बना के दिखाया था उसका क्या नाम है? इंक्लिनोमीटर। जो अभी आपको बनाया था ना ऐसे, इंक्लिनोमीटर। वैसे बाजार में स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है, अच्छी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। सर अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होगा तो फिर उसमें हम हॉरिजॉन्टल से क्यों नापेंगे? हॉरिजॉन्टल से आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हैं, लाइट हाउस पे या किसी आप मीनारेट्स के ऊपर या किसी फ्लोर पर खड़े हैं, वहां से खिड़की से नीचे देख रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो भी तो आपको आंखें नीची करनी पड़ेंगी, तो भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या एक उल्टा ट्रायंगल नहीं बनेगा? अगर मान लो यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा उल्टा, तो मैं उसी पे एंगल लगा दूंगा, ये थीटा है, तो जो बनाना वही देख ले। सर वो नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे नहीं नापेंगे? नीचे की ओर आप नापोगे कैसे? आप जहां खड़े हो वहीं से तो इंक्लिनोमीटर का एक सिरा ही ऐसा है और दूसरा स्केल डाउन नहीं कर दोगे भाई। आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर एक ऐसे रखोगे, इंक्लिनोमीटर को सीधा रखोगे और सीधा देखोगे कि हाँ, बोलोगे 6 बजे नापेंगे, 6 बजे सूर्यास्त होता है, दैट इज होराइजन, हमें दिख जाएगा। और फिर एक ऐसे रखना कि ये सन दिख रहा है और दूसरे से फिर ऑब्जेक्ट देख लेना, और फिर वो बीच में डी भी रखा है, डी उसी पे लगा हुआ है। तो जब आप ऐसे, आप जहाँ खड़े वहीं से तो एंगल नापोगे कि बोलोगे नहीं हम यहाँ से नहीं नापेंगे, पहले वहाँ जाए, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का फायदा क्या हुआ? आप खड़े हो, आपकी जेब में इंक्लिनोमीटर है, निकाला, नाप लिया होल्ड करके, या उसमें से लंबा सा खिंच जाता है जैसे रेडियो में नहीं होता था, फिर उसको अंदर सर एंगल ऑफ डिफरेंशन और एंगल ऑफ डिफरेंस इक्वल ही होता है। एंगल ऑफ, जब एलिवेशन नापना हो तो वो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से है, वो हम देख लेंगे। अब सब चीजें एक एक करके देखेंगे, इतना डेफिनेशन तो समझ में आ गया। एग्जांपल 1 देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे। तो ये टावर है और टावर से 15 मीटर अवे पर एक पॉइंट है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये जो टावर है इसको क्या कहा जाएगा? ये चीज फुट ऑफ टावर है क्या? ये फुट ऑफ टावर। तो वहां से 15 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सर and angle of elevation from that point to the top of tower is 60 डिग्री। यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो कितना है बताओ? 60 डिग्री। बोलो सर आज सर्वर स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक, ये आज खत्म हो जाए। यस सर चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। अब देखो कि इतनी बात समझ में आ गई कि ए बी सी, ओके, ए बी सी, ये आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और 15 मिनट बचेंगे भी, तो उसमें हम आपका सर्कल शुरू। ये छोटा चैप्टर है, सब बोलो सर सारे मत कराइए सर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब भी बच जाएगा। इसमें सिर्फ हर एक में tan थीटा ही तो लगाना है, पूरा चैप्टर tan थीटा है। एक दो मुझे समझाना है, फिर सब बड़े आराम से होता है। आप देखो तो 15 और 16 क्वेश्चन थोड़े सब हो जाएंगे। अब आप देखिए, अब आप शुरू करें। यस चलो, तो उसने बताया कि फुट ऑफ टावर से 15 मीटर की डिस्टेंस पर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना पाया गया? 60 डिग्री। तो उसने आपसे क्या पूछी? हाइट ऑफ टावर। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? लेट हाइट ऑफ टावर इज ए बी। कितना है बताइए? ए बी। तो tan 60 क्या होगा बताएं? ए बी अपॉन बी सी। देखो फार्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 की वैल्यू क्या है? और ए बी नहीं मालूम है, बी सी कितना है? 15। तो बोलो ए बी कितना हुआ? 15√3। सो यही ए बी आ गया। तो बोलो हाइट ऑफ टावर क्या हुई? वहीं खड़े खड़े उसने 1 किलोमीटर ऊंचा किया और देखो हाइट ऑफ टावर आ गई, लेकिन उसे चल के जाना पड़ेगा फुट ऑफ टावर से। वो गिन ले कितना दूर गया है, मीटर टेप आता है। तो इस तरीके से हाइट ऑफ टावर क्या आ गई? इज 15√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखें।
Second question is, an electrician has to repair an electric fault of the pole. पोल 5 मीटर हाइट का है, लेकिन वो पूरा ऊपर तक नहीं जाना है, but she need to reach 1.3 मीटर below that pole. यानी अगर वो लैडर पर चढ़ के जाएगी तो उसे ऊपर से कितना नीचे जाना है? 1.3 मीटर। और पहले क्या था? पहले 5 मीटर था, ठीक है। अब देखिए, सो ये कितना बच गया, उसे कहाँ तक जाना है? अगर यहाँ पे फॉल्ट रिपेयर करना है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, तो शी नीड टू रीच एट दिस पॉइंट, यहाँ पे उसे जाना पड़ेगा। सर तो वो इलेक्ट्रीशियन 1.3 मीटर लग गया। 1.3 मीटर 1 मीटर से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो उससे ऊपर ही होते हैं हम लोग, 3 फीट से तो ऊपर ही होते हैं, 1.3 मीटर ही होता है हाइट। तो अब जरा देखें और क्या क्या चीजें दी गई हैं। What should be the length of ladder? तो ये अगर 3.7 मीटर है तो उसे कितना लैडर की लेंथ चाहिए? क्योंकि 3.7 मीटर तक तो उसे पहुंचना पड़ेगा ना, लैडर को वहां तक लगाना पड़ेगा कि नहीं? 3.7 मीटर, तो लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए? Let the length of ladder, length of ladder is AB। और ये अगर सही तरीके से, बिल्कुल खड़ी लैडर नहीं लगा सकते हो, नहीं तो लैडर गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कंफर्टेबली झुका के रखना है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं झुकाना है, लेकिन 60 पर है तो फिसलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा लैडर कितने पे रखोगे? ऐसा नहीं कि आप 80 पे ऐसी खड़ी रख दे तो पलट जाए, तो 60 पर रखिए। उसने बोला 60 पर लैडर रखिए, तो वो ठीक रहेगी ना। अब आपको बताना है लेट द लेंथ ऑफ लैडर इज, तो क्या फार्मूला लगाना चाहिए आपको? ये चाहिए कि नहीं? sin तो इसके और इसके बीच में कौन सा रिलेशन है? साइन, ठीक है। साइन 60 डिग्री का क्या फार्मूला है? AC बाई AB। तो AC भी दिया है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 की। रूट 3/2 इज 3.7 बाई AB। तो अब देखो, रूट 3 AB इज इक्वल्स टू, AB को उधर ऊपर ले जाओ और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7.4 मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बताओ AB क्या हुआ? 2 क्या है सर? अंडर रूट, अन्य उस पर रूट नहीं। ये बात समझ में आई? रूट 3 नीचे ले लिया और रूट 3 की आप वैल्यू रख लें, तो रूट पहले से रेशनलाइज कर लेंगे, तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7.4 रूट 3/3 रूट 3 की वैल्यू रखिए, दैट इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 1.73 अपॉन 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इन्होंने नीचे ही रख लिया, कोई बात नहीं, तो ये वैल्यू रखी जाए। तो ये कितना आ गया? 20712 3 डिजिट, तो 12.702 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करो, ये 8 होगा, तो 12.8 आ गया और इसको 3 से डिवाइड करो। इज द फुट ऑफ लैडर एट ए डिस्टेंस। उन्होंने इसकी लैडर की लेंथ नहीं पूछी है, क्या पूछा है? लैडर की लेंथ भी पूछी है क्या? वही पूछिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर? अच्छा, दोनों चीजें पूछी। तो पहले इसको पता करो, और कितनी दूरी पर, फुट से कितनी दूरी पर होनी चाहिए ये भी पूछा है, तो इसको भी हमें बताएंगे। पहले इसको देख लें, तो इसको करो, 3 4 जा 12 और ये 8 है, तो 3 2 जा 6, फिर 20 बचेगा, तो 3 6 जा 18। और जो भी हो, उन्होंने दूसरा फार्मूला लगाया, ये सब अप्रोक्सीमेशन है। उन्होंने रूट से नीचे रख दिया, वो भी अप्रोक्सीमेटेड है, हमने बाद में किया तो ये चलेगा। तो हम लोगों ने
ज्यादा करेक्ट किया है, ठीक है, नीचे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखी, सिंपल रखा है ना नीचे, तो ये ज्यादा करेक्ट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट। सर √3 की वैल्यू और 6 एक और 6 आ जाएगा फिर, ये समझ में आ गई बात। तो फिर क्या हो जाएगा 4.27 मीटर अप्रॉक्स। बोलिए प्रवीण, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, अगर आपको ये नीचे वाला चाहिए तो क्या लगाओगे इसके और इसके बीच में? tan 60। तो tan 60 क्या होगा? दैट इज AC बाई BC, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, है कि नहीं? आपको बेस चाहिए कि नहीं? तो परपेंडिकुलर बाई बेस 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। सो √3 इज इक्वल टू AC बाई BC। AC है 3.7, BC का पता नहीं, तो इसको रूट ना करो, पलट लो। पलट लोगे तो क्या होगा बताओ? 1/√3 क्या हो जाएगा? BC बाई, देखो पलट लिया कि नहीं, इन्वर्टिंग। पहले tan 60 की वैल्यू रखी, tan 60 की वैल्यू रखी, फिर क्या कर दिया? पलट दिया, हमें BC मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया बताओ? 3.7/√3 is BC। Again it is needed to be rationalized, या तो रेशनलाइज करो या फिर क्या करो 1/7 से डिवाइड करो। तो 3.7 into √3। सर हाँ सर इसमें √3 की वैल्यू दी है, सीधा डिवाइड ही करनी दी है √3, तो 1.73 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। वैसा करना चाहते हो तो वैल्यू डालो, 3.7/1.73 है। अब 1.73 से कैसे डिवाइड करोगे? एक एक डेसिमल हटा दो, और एक एक डेसिमल हटाओगे तो क्या बचेगा बताओ? 37/17.3। एक डेसिमल हमने बढ़ा दिया, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या आया? तो क्या ये 370/173 हो जाएगा? एक डेसिमल हटा के एक जीरो और बढ़ा दो ऊपर, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको आप डिवाइड करो, तो 2 टाइम्स है, दैट इज 346। फिर यहाँ कितना बचेगा? 24। डेसिमल लगाओ, 1 टाइम जाएगा 173, तो 2.1, और बुक में क्या आ रहा है? 2.14। तो BC क्या आ जाएगा? 2.14 मीटर। ये भी अप्रॉक्स है, ओके। नाउ तो हमने अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? द लेंथ ऑफ लैडर शुड बी 4.27 मीटर लॉन्ग एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ पोल शुड बी 2.14 मीटर। ये जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसके 1 मार्क्स हमेशा कटते हैं। तो अगर किसी के 99 मार्क्स आए हैं तो 1 नंबर कहीं कटा होगा, तो इसी पे कटा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन दोनों को कंक्लूडिंग लिखनी है, शुरू में भी लिखना है कि लेंथ ऑफ लेडर, ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। शुड लगाना पड़ेगा, क्या शुड शुड भी लगा दे। अप्रोक्स लगा। ओके, next is an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from chimney। तो ये चिमनी दी गई है, ओके, एंड एन ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर है इससे? 1.5 मीटर टॉल, एंड हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट? ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे, 28.5 मीटर अवे है, और वो चिमनी के एपेक्स को यानी टॉप को देख रहा है, माउथ ऑफ चिमनी, वो कितना है? 45 डिग्री पर है। तो क्या ये 28.5 मीटर है? तो क्या ये भी 28.5 मीटर है? तो A B C D E
ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ चिमनी इज AC, लेट लेंथ ऑफ चिमनी इज AC। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। जरा ये देखिए कि tan 45 क्या है यहाँ AB by BD। tan 45 कितना होता है 1, और AB तो हमें नहीं पता है, और BD कितना है 28.5, तो AB कितना हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू, राइट फाइंड करनी है प्लस 1.5। अच्छा इतनी बात समझ आ गई, AB आ गया ना, AB कितना आ गया 28.5, लेकिन BC कितना है बताओ 1.5। दिस इज 1.5 मीटर। सो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, तो ये 28.5 और ये कितना है 1.5, तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। हाइट ऑफ, लड़की की हाइट कैसे पता करी 1.5 होती है, हमने नहीं पता, क्वेश्चन में देखो एंड ऑफ द क्वेश्चन शुरू ही नहीं पढ़ा। ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, तो कैसे पता चला लड़की है, हमें तो नहीं पता चल पा रहा। चलो, from a point P on a ground, the angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30। जरा देखो कि एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, और किसी जगह से अगर मैं इस बिल्डिंग का पीक देखूं या टॉप, तो कितना आ रहा है 10 मीटर, क्या 30 डिग्री आ रहा है, और 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री कितने पे ले लेना है, कितना आ रहा है 30 डिग्री, ये देखो, और इसके ऊपर एक क्या हॉइस्ट है या फ्लैग है, तो फ्लैग है, तो फ्लैग तक अगर मैं आंखें उठाऊं तो कितना एंगल आ रहा है 45 डिग्री, और ये बिल्डिंग का टॉप है और ये किसी एक पॉइंट से, और एक डिटेल चाहिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस कुछ दे रहा है, सो सर हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके, टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, इतनी बात समझ में आ गई। और आपसे अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। कह रहा है कि P से इस बिल्डिंग की डिस्टेंस बताओ, और साथ में फ्लैग स्टेप की भी लेंथ बताओ। लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप इज BC, और ये द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग या फुट ऑफ बिल्डिंग इज PA। दो चीज समझ में आई। लेट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप is BC and distance of foot of building from point B is BA। दो चीज दी गई है। अब 30 डिग्री पे आप क्या लगा दें, यहाँ 90 जरूर लगाया करो हर बार, 90 लिखना जरूरी है। तो 30 डिग्री पर तो tan 30 is equals to BA upon BA by PA। ओके, तो tan 30 की क्या वैल्यू है सर 1/√3। 1 by √3, इट इज इक्वल्स टू BA 10 मीटर अपॉन PA। तो PA क्या हो जाएगा सर 10√3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो 10√3 मीटर। तो ये चीज हमें पता चल गई है। अब देखें कि अब देखो tan 45 की क्या वैल्यू है, सर 1 tan 45 इज AC और अपॉन PA। चेक करो, यस 45 पे लोगे तो ये ट्रायंगल लोगे,
तो AC अपॉन PA, क्या PA अब तक आ चुका है tan√3 और tan45 की वन वैल्यू रखो, AC अपॉन PA जो कि tan√3 है, तो बोलो AC कितना आ गया 10 plus y. tan√3, लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए BC, हमें तो फ्लैग स्टेप चाहिए। सर 10√3 तो PA आया था। हाँ तो जो अगर 45 डिग्री होगी तो 45 एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, फिर ये भी 45 हो जाएगा, तो जो PA होगा वही AC आएगा। तो AC कितना आ गया tan√3 मीटर, बट हमें तो फ्लैग स्टैप की हाइट चाहिए, तो बोलो BC क्या है। AC में से क्या कुछ हटाना पड़ेगा आपको, कितना हटाना पड़ेगा बोलो। AC में से आप पूरे AC में से क्या हटा दो, AC में से ये चीज हटा दो, ये फालतू है, क्या चीज हटा दो, ये चाहिए तो आपको A भी हटा दो, तो AC माइनस AB यही तो बचेगा, ठीक है। AC माइनस AB, AC कितना है, अभी AC कितना आ गया बताओ tan√3 और AB कितना था, तो क्या यही आंसर है। उसको सॉल्व किया, सो इसे लिखो 1.732 2 तक भी किया है 1.732 और -1, तो 10 इंटू 0.732 तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट। कितना बड़ा फ्लैग है, देखो 3 मीटर की हाइट है, इसके डबल हाइट से भी ज्यादा, इतना बड़ा, तो इतने मीटर। सो द लेंथ ऑफ फ्लैग हाइस्ट इज 7.32 मीटर। फ्लैग होइस्ट का मतलब उसका झंडा जो पोल होता है उसे होइस्ट कहते हैं, जिस पे लगाया जाता है होइस्ट। तो थोड़ी क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ रही, बोलो तो क्वेश्चंस की थोड़ी लैंग्वेज समझ में आ रही। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, हम और आगे समझा के बताते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से बता दें, जैसे आता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कवर, सर इंग्लिश समझ में नहीं आती। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और फिर उसके बाद जो हम इसमें बता रहे हैं देखते जाओ। क्वेश्चन आपको खुद ही पढ़ना है, क्योंकि जैसे प्रवीण पूछ लेते हैं ना कैसे आपको पता चला उसकी हाइट कितनी है, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बताते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। 2-3 पॉइंट हैं, जगह जगह आपको एलिवेशन और यही सब है। अगर एक बार फिगर बन जाएगा तब तो हो ही जाएगा ना। अब देखिए एग्जाम्पल 5 देखो, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग, ठीक है। सीजन इधर बैठो आके, यहाँ बैठिए, ज्यादा पीछे दिख नहीं था, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, इनके बीच में आ जाओ। शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। देखो ये टावर है और टावर का शेडो कैसे बनता है, क्या यहाँ पे सन होगा तो सन की रेज आएंगी तो यहाँ पे शेडो बन जाएगा, यहाँ तक का तो टावर नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो इस तरीके से फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री और 60 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखो सन यहाँ है और थोड़ी देर बाद सन नीचे चला जाएगा क्या, तो अगर यहाँ सन यहाँ चला जाएगा तब क्या होगा, क्या यहाँ पे इसकी शेडो बनेगी। तो दो अलग अलग चीज है भाई, सन यहाँ होगा तो ऐसे केस में फिर सन मान लीजिए पहले 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री पर अगर सन है एल्टीट्यूड पर, एल्टीट्यूड यहीं पर अगर आदमी खड़ा है तो उसको दिखेगा सन ना 30 पर, सन का एल्टीट्यूड होता है 30 डिग्री यहाँ तक। तो एल्टीट्यूड का मतलब सन को देखो तो होराइजन से कुछ आंखें उठानी पड़ती कि नहीं, तो अगर यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको सन कितने पे दिखेगा 30 पे, और यहाँ पर खड़ा है तब कब दिखेगा किसी दूसरे टाइम पे 60 डिग्री। तो जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, सन का एल्टीट्यूड का मतलब होराइजन से कितना है, ठीक है, एल्टीट्यूड सन का एंगल नहीं लिया जाता। सो
इस समय उसकी परछाई ज्यादा लंबी बनेगी टावर की 60 पर कि 30 पर? जितना नीचे जाएगा आपकी परछाई लंबी होगी, आफ्टरनून में सबसे, नून में सबसे कम होती है, नहीं? तो कितना ये लॉन्गर है बताओ? देखो, द शेडो ऑफ टावर इज 40 मीटर लॉन्गर देन द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज 30 डिग्री इन कंपेरिजन टू इट व्हेन इट इज 60 डिग्री। इतना ही तो लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ऐसी स्थिति में उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमें टावर की हाइट चाहिए, इसे क्या ले लें? AB। अब देखिए कि इसे हम क्या ले लें? D सर वो X ले लें, एंगल 30 पर D। ठीक। और इसे क्या ले लें? लेट हाइट ऑफ टावर इज Y। ओके, जरा देखो, हाइट ऑफ टावर इज Y। बोलो tan 30 क्या है? नहीं, tan 30 यहां से देख के बोलो। AB by BD 40 प्लस है। AB है, AB भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो Y बाई, ये ट्रायंगल लोगे 30 के लिए 40 प्लस है। 40 प्लस एक्स लिखोगे कि नहीं बेस को? यस 40 प्लस एक्स, ये चीज हो गई tan 30। अच्छा, tan 60 क्या है? यहां से देख के बताओ। फिर AB by CB Y बाई ये वाला ट्रायंगल लो, Y by X Y बोलो Y बाई एक्स है, 60 ले रहे हो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, बोलो। यही अब हर सवाल में करना। अब इसके आगे के सारे सवाल ऐसे ही, दो एंगल देगा, दोनों को डिवाइड करो, अगले टॉपिक पे आंसर। अच्छा, 30 की वैल्यू बताओ। 1/√3 और इसकी क्या इन दोनों से y कट जाएगा? और ऊपर क्या आ जाएगा? 1/40 प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? अच्छा, 1/√3। तो जब ऊपर की चीज होती है तो क्या होता है? ऊपर की चीज खिसक जाती है, कैसे? A/B। और नीचे की चीज क्या होती है? पलट जाती है। जरा फिर से देखो, ऊपर की चीज सिर्फ स्लाइड होती है, यानी जो न्यूमरेटर जहां का है सिर्फ वो वहीं रहता है। वही कहता है मैं तो न्यूमरेटर हूं, मैं तो ऊपरी रहूंगा। ये कहता है मैं भी तो न्यूमरेटर हूं, मैं जहां का न्यूमरेटर हूं वहीं रहूंगा, नीचे वाला जाए जहां का। तो दोनों जगह के न्यूमरेटर, चाहे वो ऊपर का हो वो वहीं रहेगा, और नीचे का भी न्यूमरेटर वहीं रहेगा। तो ऊपर की चीज स्लाइड होगी और नीचे की चीज पलट जाएगी। तो यहाँ पे बोलो क्या होगा? स्लाइड होगी। तो 1/√3 इंटू √3, और वहां पे क्या आएगा? ऊपर स्लाइड होगी, नीचे पलटेगी। तो क्या चीज हो जाएगी बताओ? सर X/40 और नीचे की चीज 1/x को पलट दो, तो 1 यहाँ रह गया और ऊपर क्या रह गया? x रह गया। अब देखो, ये नहीं क्या हो गया? क्या 1/3? और यहाँ पर x/40 प्लस x है क्या? 40 प्लस x यहाँ लिख लीजिए, और इसको 3x। तो 3x में से अगर x गया तो कितना? 20x 2x इज इक्वल टू 40। तो बोलो x कितना हुआ? 20 तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी? 20√3 हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। नहीं सर, ये तो x की वैल्यू है। सर हाँ अच्छा अच्छा, ये x आया ना? तो अभी हाइट ऑफ टावर निकली नहीं है, अभी तो हमने x निकाला है। तो अब हम क्या करें? हम फिर से 60 वाला फार्मूला लगा दें। x 20 आ गया। तो बताओ tan 60 क्या निकाला? सर y/x y/x, और tan 60 की वैल्यू √3 रखो। y पता नहीं, और x कितना? देख लो x कितना आ गया? 20 मीटर आया। तो मैंने x की जगह 20 डाल दिया, तो y कितना हुआ? 20√3। सो हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज 20√3। अगला तो डिवाइड करें ना, समझ नहीं आया। बोलो। अभी जो आप डिवाइड करें तो समझ में जैसे आप ये देखो, tan 30 की वैल्यू निकली। अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके कोशेंट्स भी इक्वल होंगे। आप ये बताओ कि कोई भी चीज अगर इक्वल होगी तो दो चीजें इक्वल हैं, जैसे 3 इज इक्वल्स टू 2 + 1 और 5 इज इक्वल्स टू
ठीक है 3 + 2। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो 3/5 को 3/5 ही आएगा क्या? पर ये आपस में इक्वल कैसे है? हैं? अरे ये इक्वल कैसे? जो दो चीजें, दो इक्वेशंस हैं that can always be divided. Dividing equation 1 by equation 2. ये equation 1 है क्या? और ये क्या बताओ? 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो लेफ्ट में लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट में किससे डिवाइड होगा? राइट से, क्योंकि हाँ सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं सर tan 60 सर y/x में। ये भी है। अब जैसे इतनी बात समझ में आ गई, इतना आपको समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जैसे अस्मित बता रहा हूं, एग्जांपल 5 में और में देखो, ये देखो tan 30 क्या है और tan 60 क्या है? tan 60 क्या है बताइए? y/x है। तो बोलो क्या इसे √3 लिख सकते हैं? √3 और x इधर लिख लो तो ये y हो गया पहली इक्वेशन। अब जरा अगली देखो tan 30 क्या है? सर 40 + x नहीं y/40 y/40 + x है। अब यही x, ये देखो y जो आया है, y कितना आया है? √3x, वो यहाँ कर तो, और इसकी वैल्यू 1/√3 रख दो और y की जगह क्या डाल दो? √3x/40 + x। 40 + x वहां चला जाएगा और √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3x। तो बताओ 3x - x क्या आ जाएगा? तो बोलो 2x क्या आ जाएगा? 40। तो x कितना आ जाएगा? 20। फिर उसके बाद वैसे ही कर दो जैसे ही किया, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली डिवाइड चलता है, हायर क्लास में 11 करते तो खूब चलता है। तो आप चाहो तो वैसे करो कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने पे आराम से आ जाएगा। और या फिर प्लेसिंग करो, सब्स्टिट्यूशन भी एक मेथड है। और वो जो मैं बता रहा हूँ वो एलिमिनेशन, उसमें y किससे कट गया? y से। तो 2 अननोन में कट जाता है, एक बचा रह जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। कई बार तो डायरेक्टली आ जाती है, x पूछा गया। ओके, अगला देखिए। सो लास्ट में इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा कि हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 22 मीटर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 6 देखो। जो ये बिग बाजार के सामने है ना ये चर्च, वहां पर आज बहुत अच्छा फंक्शन होगा, तो कभी भी जाओगे रात में तो जा सकते हो। क्रिश्चियंस के लिए होगा क्रिसमस डे, वो भी आएगा तो देख सकता है कि बहुत अच्छा सजा होगा। सबसे बड़ा चर्च है जोधपुर का। अब देखिए एग्जाम्पल 6। अब ये है कि आपके में कोई क्रिश्चियन ना हो तो बता देगा, ये लोग देखो नॉन क्रिश्चियन पहुंच गए हैं। सर ये हमारा संपर्क है ना क्रिश्चियन, गड़बड़ हो जाएगी, उससे नजर बचा के जाना। वो तो एलटीडी। अब तो नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमेशा ऊंची बनाना, और एक छोटी बिल्डिंग 8 मीटर का मतलब 2.5 मंजिला इमारत, 2 मंजिला थोड़ा बहुत ऊपर बना हुआ, तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी है। तो अब मल्टी स्टोरी, जरा क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, ये है डिप्रेशन कहां से देखोगे? बोलो यहां से देखोगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर tall building from multi-story building is found to be 45 degree and 60 degree. Repeat करो। एंगल ऑफ, सर द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ of the multi-story building, ऑफ नहीं मल्टी स्टोरी, किसका डिप्रेशन देखा जा रहा है? ऑफ टॉप top of the एंड बॉटम top and the bottom of the ऑफ top and the bottom of 8 meter tall building from multi-story building, from top of multi-story building is found to be 45 degree and 60 degree. Repeat करो। So the angle of depression of किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन? किसको देख रहे हो? किसका अवनमन कोण है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ multi-story.
ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। किसका? और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का क्या क्या देख रहे हो ये भी तो बताओ। टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। और किससे देखा जा रहा है बताओ? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो ऐसा देखा जा रहा है तो कितना कितना पाया गया बोलो? 30 डिग्री और दूसरा कितना है? 45 डिग्री। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा फिर से अनीशा रिपीट करो क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ, The angle of ठीक है बस उन्हें न समझाइए। आई एम वर्दी टू एक्सप्लेन। the angle of depression of the top and bottom of a 8 meter tall building. हाँ व्हाट इज द बॉदरेशन? 8 meter tall building from a multi-story building is 30 फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। from top of रिपीट करो ईशान। Sir, the angle of depression from the top and the bottom of the from the top of the multi-story building to the top of and the bottom of the 1 meter building is 30 degree, 45 degree, 8 मीटर 1 मीटर की बिल्डिंग हो जाएगी इतनी दूर। ठीक है इतनी बात हो गई। 1.5 मीटर आपको 1.5 मीटर। अब देखो ये 1 मीटर हो गया, ए बी सी, इतनी बात हो गई। अगर ये 30 है तो क्या यहाँ z बन रहा है कुछ? बोलो। Yes, sir. ये z बन रहा है तो ये कितना हुआ? और यहाँ से भी एक z बन रहा है तो ये 45 है तो दूसरा कौन सा 45? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री हो गया। ए बी सी डी ई। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? Find the height of multi-story building. Let the height of multi-story building is AC and the distance between two building is DC. बोलो बात सही है? ठीक है तो अब ये मुझे बताइए कि tan 30 तो tan 30 की वैल्यू पूर्णेंदु में क्या रखूं? Sir, 1/2. वो सही है। यहाँ से बताओ इंटरप्रेट करो बोलो। तो कौन सा ऊपर वाला कि नीचे? अब कहीं से हमें तो tan 30 का एक ट्रायंगल बन रहा है वहाँ 30 डिग्री है। सर AB हाँ and BE. ये सही है। ए बी बाई बीई हो गया। दिस इज एक्स वाई। क्या ये भी वाई है? इनके बीच की डिस्टेंस वाई है तो क्या ये भी वाई है? तो फिर क्या हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल्स टू ये चीज हो गई। और tan 45 क्या हो गया बताइए? इनमें से किसी की भी वैल्यू में नहीं पता है। ये 8 मीटर है ठीक है। सो tan 45 क्या है? तो मैं इसे एक्स वाई वाई लिख देता हूँ और इसे क्या लिखूंगा? बोलो 45 में क्या लगाओगे? पूरी लेंथ लोगे क्या? दैट इज x प्लस 8 हाइट हो गई और बेस कितना हो गया? y। तो बोलो x प्लस 8 बाई y। बोलो सही है। 30 में ही और इसमें अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक लगा दूं तो क्या y चला जाए? सही है। अच्छा tan 30 की वैल्यू बताओ। और अपॉन 1 तो यहाँ क्या बचेगा? x बाई x प्लस 8। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो जहाँ का न्यूमरेटर होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर x है तो वो ऊपर ही रहा और नीचे वाले का न्यूमरेटर क्या है? तो वो वही रहा। सही। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? और x बाई x प्लस 8 ये चीज है। अब x प्लस 8 क्या हो गया? क्या ये √3x हो गया? बोलो यही हो गया। तो x को उधर ले जाओ। √3x माइनस x इज इक्वल टू 8। x को कॉमन ले लो। सो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। x यहीं रहने दो तो 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका क्या कर लो? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 8 अपॉन √3 माइनस 1 और इनटू √3 प्लस 1 उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। जरा चेक करो नीचे क्या आ जाएगा? 8 √3 प्लस 1 और नीचे क्या आ गया बताओ? √3 का स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी ए माइनस बी।
तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ -1 और 3 - 1 तो क्या आ जाएगा बताइए, नीचे 2 आ जाएगा क्या? तो 2 से अब 8 को डिवाइड करो। ओके नाउ तो कितना आंसर आ जाएगा? x पूछा गया है क्या? x तो नहीं पूछा गया होगा, हमसे पूछा जाएगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पूरी हाइट ना, x तो नहीं पूछा जाएगा, x तो आधा है। सो 8 और √3 + 1 अपॉन 2 बचा, इट इज इक्वल्स टू x। तो क्या आ गया? 4 √3 + 1 इज इक्वल्स टू x, ये चीज हो गई। एंड वी हैव टू फाइंड कि हाइट, सो AC कितना हो गया? x + 8 हो गया कि नहीं? AC ये x है और +8, that is x + 8। x कितना है? 4 √3 + 1 और +8, so that is 4 √3 + 4 और +8, तो कितना हो जाएगा? 4 √3 + 12 हुआ भाई। हमने x में 8 जोड़ दिया तो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ गई। अच्छा, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है? सर मतलब 3 + √3, तो इट इज ये क्या हुई बताइए? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और हमें y चाहिए, तो y कैसे पता लगाओगे? y के लिए कुछ अभी हमारे पास है tan 30x/y है क्या? चेक करो। 1045 को कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर उसको 45 से भी हम कर सकते हैं। आइसोसेलेस हो जाएगा, सेम 45 चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, नहीं से tan 30 क्या है? x/y 45 से भी आसान, ठीक है। तो 30 कितना हो गया? x/y। अब देखिए इसकी वैल्यू डालिए 1/√3 और x कितना है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 √3 + 1 अपॉन y। बोलो है बात? ये x की वैल्यू डाल दी यहाँ से उठा के, और y को ऊपर ले जाइए और इधर √3 + 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? √3 को अंदर डाल दो। √3 को कहाँ डाल दो? अगर आप अंदर डालोगे तो बताओ √3 का √3 में मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 और 3 + √3। तो ये जो y है ये क्या आ गया है? क्या ये डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स आ गई? यस सर। दैट इज, मीटर जरूर लिखना, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। अब देखो सर, लेकिन टेस्ट में आएगा तो हम ये क्या है, हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि एंगल हमारा एक ऐसे वो 30 और 30 और 45। लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखना है आपको, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कुछ भी। अगर आपका फिगर सही है आप धड़ल्ले से tan 30 tan 45 लगाओ। ये चैप्टर tan 30 tan 45 और tan 60 का है। ये 3 वैल्यू अगर आपको पता है तो ये चैप्टर पता है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पढ़ के अगर बोल लेते हो क्वेश्चन तो समझ लो क्वेश्चन का डायग्राम आपके हाथ में। सर इसमें ड्राइंग भी बनानी है? ड्राइंग तो हर क्वेश्चन में बनेगी। तो आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन अगर बोल लेते हैं वही क्वेश्चन तो समझ लो ड्राइंग आपके हाथ में, तब समझ पाओगे। जैसे इन्होंने अभी बोल के दिखाया, समझ में आई बात? सो अभी अगला क्वेश्चन देखिए। सर आज वहाँ पर √3 + 1 किया, हाँ, सर वो x के अब इक्वल कहा था? √3 बोलो सर। तो सर आपने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो x के इक्वल तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि अब ये हमें पूरा AC चाहिए ना। तो AC क्या है बताइए? AC चाहिए, पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो x + 8 किया तो हमने क्या किया? x और +8।
अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 8 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, होमोजीनियस टर्म सेट हो जाएगी, 4 कॉमन ले लिया। अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछा? जब आपने वो √3 - 1 को आपने वो मतलब √3 - 1 लिखा था, तो आपने ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ना। यस सर, तो राइट हैंड साइड में भी तो √3 + 1 कर दो, फिर काट भी दो। ऐसे आप किसी के रेशनलाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप रेशनलाइज कर सकते हो किसी को, वो x की ऊपर नीचे आप किसी से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से करो, 3 3 से करो, क्या नंबर में फर्क पड़ेगा? तो ऐसे तो हम किसी से भी कर सकते हैं, नीचे इरेशनल नंबर को हटाना होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एग्जांपल 7। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज को हाथ में रखना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, ये ब्रिज है और इसमें से क्या, इसके नीचे से रिवर बह रही है, ठीक है। सो दिस इज ब्रिज, ओवर ब्रिज, एंड फ्रॉम ए पॉइंट, तो यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, इस पर लोग चल सकते हैं, और यहाँ से एक रिवर है, यहाँ पे ट्री भी हो सकते हैं। अच्छा, ये रिवर है, तो रिवर का निचला हिस्सा होगा, इससे आर पार भी देखा जा सकता है, कोई शिप भी जा सकता है, ये है रिवर। तो अब यहाँ पर मैं देखूं इस पॉइंट से, तो किसी भी पॉइंट से पहले तो परपेंडिकुलर डाल दो। अच्छा, इतना क्वेश्चन पहले समझो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, अक्रॉस ए रिवर पर एक पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। ऑन ए ब्रिज है ना, ब्रिज किस पर बना है? क्या अक्रॉस रिवर बना है? ब्रिज किस पर बनता है? जो किसी दो चीज को जोड़ दे। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। अब आगे देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ रिवर आर फाउंड टू बी। 2 डिप्रेशन बनेंगे कि नहीं? एक ही एंड पर है रिवर का, दूसरा क्या है? तो मैं अगर यहां से मिलाऊं और यहां से मिलाऊं, तो क्या ये जो एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट से, तो क्या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है? यस सर। तो फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ द रिवर आर फाउंड टू बी। क्या क्या पाया गया जरा देखो तो। 30 तो एक का पाया गया ये 30 डिग्री और एक का पाया गया 45 डिग्री। तो क्या ये 30 है तो ये भी 30 हुआ? यस सर, और ये कितना हुआ? 45 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर हुआ। इस सेंटेंस को मनीषा रिपीट करो। From a river, फ्रॉम ए पॉइंट, from a point across a river, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज पे खड़ी हूँ। across a river, हाँ angle of depression हाँ, from a ऑफ बोथ एंड्स ऑफ रिवर both ends of river आर फाउंड टू बी। are found to be 31. रिपीट करो। Sir, from a point on a bridge across a river, the angle of depressions of the 2 ends of the river are found to be 30 and 45 है, respectively. सही बता दिया कि नहीं? इतना बता दिया तो आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गया। अब देखो कि ये 30 और 45 है, और कुछ भी डिटेल दे रहा है क्या? इफ द ब्रिज इज 3 मीटर इन हाइट, ब्रिज की हाइट कितनी है? अगर मैं इसे x ले लूं और इसे क्या ले लूं भाई, तो ये मुझे बताइए कि tan 30 क्या है? क्या ये 3/x है? क्या x आपके हाथ में आ गया? तो tan 30 से x निकाल लो। tan 30 कितना होता है? 1/3. इस 3/x, x को इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि tan 45 क्या है? सर 1 सर 3/y। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/y, लेकिन वो तो 1 होता है ना। 1 इज इक्वल्स टू 3/y, तो y इधर ले जाओ तो y कितना हो गया? 3 मीटर। तो बताइए रिवर की विड्थ कितनी होनी चाहिए? x प्लस y होनी चाहिए क्या? लेट विड्थ ऑफ रिवर इज x प्लस y, मीटर भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए x प्लस y कितना हो जाएगा? x कितना आया बताइए? 3√3, और y कितना आया? तो 3 अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या आएगा? मीटर इज, ये क्या है? विड्थ ऑफ। बोलो, बात समझ में आ गई? सही बात है कि नहीं? तो दिस इज विड्थ ऑफ रिवर। नेक्स्ट देखो, तो इसमें ट्रायंगल भी लिखना पड़ेगा सर? कौन? नहीं कुछ नहीं लिखना पड़ता, बुक में है तो फिर आप लिख देना
बट ऐसा कभी मार्क्स कटा नहीं जो किया है। अगर आपने ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि लेट क्या है और कंक्लूडिंग, तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। दो चीज एक्सप्लेन करनी, उसी पे करता है। सर अंदर की चीजें भी तो सेम अंदर की आप कर दो, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। 20 साल से बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं कि नंबर उस पे कटा। आप लिखना चाहते हो ट्रायंगल डाल ए बी सी। अब ये लिखना कि इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल दिस, अगर आप चाहो तो ये भी लिखो। फिर आप सबके नेमिंग करो, जैसे पी ए बी सी, तो आप ये कह सकते हो इन ट्रायंगल पी ए बी, ये लिख देना इन ट्रायंगल दिस। ये दो और ऐड कर सकते हो। समझ आई बात कि नहीं? टीचर वैसे काटते नहीं इसमें, ठीक है? लिखवाया तो लिख लीजिएगा। फिर ऐसे एक्सरसाइज 9.1 तो वो आप अपने आप नेमिंग करके लिख लें। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from top of vertical pole to the ground. देखो कि एक वर्टिकल पोल है और इस पर क्या ये जो स्ट्रिंग है वो टॉट है। टॉट का मतलब तनी हुई। दैट इज, इस पर एक सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है और कुछ पोल लेकर के ऐसे चल रहा है सर्कस आर्टिस्ट, और ये स्ट्रिंग बिल्कुल टॉट है यहाँ पर, ठीक है, बंधी हुई है। अब देखिए, इट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये कितने मीटर की है? Which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. देखो पूरा सेंटेंस समझ लो। A circus artist is climbing a 20 meter rope which is taut, ठीक है, between top of a pole to the ground. कहाँ से किसके बीच में टॉट है? Top of a pole to the ground which is taut. Taut का मतलब है अच्छी तरीके से तनी हुई, ठीक है। Find the height of pole if the angle made by rope with ground is 30 degree. सिर्फ यही दे रहा है और आपसे कह रहा है कि पोल की हाइट पता करो। sin 30। तो हमें पोल की हाइट पता करनी है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करो। Circus artist climbing on a 20 meter long rope which is taut, from the top of the pole to the ground. सही है। If the angle of elevation of rope is 30 degree, तो पोल की हाइट पता करनी है ना। अब tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 ना लगाओ, sin 30 लगा दो। तो sin 30 it is equals to AB by AC. So 1/2 is equals to किसके इक्वल हो गया? AB by 20। तो AB कितना हो गया? 20/2। So AB is equals to 10 meter. Let the length of pole is AB. समझ में आई बात? तो फिर is the length of pole ये लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक ट्री ब्रेक्स, एक ऐसा ट्री है कि जो आंधी में उखड़ गया और उखड़ने के बाद अभी नीचे पड़ा है ग्राउंड में, ग्राउंड में ऐसे आंधी से टूट गया और अब इसके ग्राउंड वाले से इसका एक एलिवेशन देखो कितना दिया गया, ठीक है। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree. A tree breaks due to storm, ठीक है, and falls on ground so that the broken part, tip of broken part touches the ground. इस तरीके से टूटा है, झूल नहीं रहा है, so that its tip of broken part touches the ground making an angle of elevation of 30 डिग्री। ऐसा दिया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। इसमें एलिवेशन तो देने लगता है। अरे वो फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म अ ट्री ब्रेक्स, ठीक है, सो दैट इट्स ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर इतना है और भी कुछ दे रहा है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री to the point where the top touches, ये फुट है, और to the point where
टॉप टचेस, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 8 मीटर। तो आपको क्या चाहिए हाइट ऑफ ट्री। तो मैं अगर ये 30 है तो इसे x ले लूं और इसे y ले लूं क्या, और x प्लस y को जोड़ दूं तो पूरा पेड़ खड़ा हो जाए। हमें तो हाइट ऑफ ट्री चाहिए। तो अगर मैं 30 डिग्री है इन दोनों का यूज करूं तो क्या कॉस लगाऊं, बोलो। यस सर। और मान लो बेस, अच्छा इन दोनों का यूज तो tan लगा दूं, और tan लगा दो, और इसका बेस का और इसका यूज करना चाहते हो तो आप कॉस लगा दो चीज करके देन यू कैन फाइंड इट आउट नाउ। कल 4:30 से 5:30 तक तो क्लास होगी कार्बन एंड कंपाउंड्स की, और फिर 5:30 से 6:30 तक टेस्ट होगा। सर 4:30 से कितने बजे आ जाते हो 3 बजे ना, तो 4:30 जल्दी हो रहा है। सही है सर, जल्दी चले जाओ। सर रोज फुल हो रहा है सर, आज इस पर सर सही है सही है सर, सही सर 8 बजे से ले लो सर। टेस्ट पहले कर लेना फिर पढ़ा दीजिए। ये सर टेस्ट सब बस टेस्ट के लिए सर। हां सर अब देखो सर टेस्ट पहले दे दो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फुल में थक जाते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है x प्लस वाई, दैट लेंथ ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस वाई मीटर। tan 30 क्या हुआ, इट इज इक्वल्स टू x बाई 8, सो 1 बाई रूट 3 इट इज इक्वल्स टू x बाई 8। तो x कितना हो गया 8 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, तो रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, नीचे रूट नहीं छोड़ा जाएगा। तो 8 इंटू रूट 3 और अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, यही x हुआ क्या? तो 8 रूट 3 बाई 3 इट इज इक्वल्स टू इतने मीटर हो गया है। लेकिन हमें तो y भी चाहिए, तो y का कैसे पता लगाया जाए? cos 30 इज इक्वल्स टू बेस बाई 8 बाई y, लेकिन cos 30 कितना होता है? रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई y, सो रूट 3 y इज इक्वल टू 16। तो बोलो y कितना हुआ? देखो रूट 3 y 16, तो y कितना हुआ 16 बाई रूट 3। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो क्या होगा, क्या 16 रूट 3 बाई 3। सर साइन 30 नहीं यूज कर सकते, साइन यूज कर लो, x आ गया तो साइन यूज कर लो, सब एक दूसरे से लिंक है। सर ये 16 रूट 3 बाई 3, अच्छा हां प्लस साइन 30 कैसे हुई? ये आ गया, अगर हमें x मिल गया तो x के साथ उसे यूज करो, x यहाँ आ गया ना। तो बताओ अब x प्लस y क्या आया? 8 रूट 3 बाई 3 और प्लस 16 रूट 3 बाई 3, तो ये कितना हो गया 8 रूट 3 और प्लस 16 रूट 3 बाई 3, दोनों को जोड़ दो और रूट 3 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा? सर कॉमन की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, तो 24 रूट 3 ऐसे ही है, 24 रूट 3 आ ही रहा है कि नहीं? सिंपली भी आप लिख सकते हो, तो 24 रूट 3 बाई 3, तो इससे कट कर दो तो इट इज 8 रूट 3 इतने मीटर। ये ज्यादा एग्जैक्ट है, अगर हम रूट 3 की वैल्यू रखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। सर पीछे के आंसर्स कैसे हैं, डेसिमल में? ऐसे ही है सर, 8 रूट 3 तो ऐसे ही आप अब देखें, a contractor plans to install 2 slides for children to play in park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide. अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि छोटे बच्चे के लिए ज्यादा थोड़ा सा स्लोप रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे हाइट वाले में क्या होगा
गिर जाएंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर कितना स्लोप रखा है, उनको चढ़ने में भी आसानी रहेगी। यहाँ से भी गिरेंगे तो यहाँ पे वो बनाएगा ना चढ़ने के लिए, तभी तो चढ़ के यहाँ से फिसलेंगे ऐसे, तो यहाँ चढ़ चढ़ के फिसलना है। अब देखिए, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, कि 1.5 मीटर हाइट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 1.5 मीटर हाइट पर बच्चा है तो उसका फादर पकड़ भी लेगा, पकड़ के भी खिसका देगा, क्योंकि हाइट 1. गर्ल की 1.3 रखी गई है और बॉयज की 1.5 मीटर, ऐसा पूरे चैप्टर में किया गया है। तो 1.5 मीटर हाइट एक कंफर्टेबल हाइट है, वहां तक रख के फादर खुद ही खिसका लेगा उसको। तो अब जरा देखो, मजा नहीं आया। गिरेगा तो बच्चे को आ जाएगी, आपको नहीं आएगा। दिस इज 3 मीटर और उन दोनों का एंगल कितना रखा गया है? फिर से समझिए, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। A contractor plans to set 2 slides in a park for the children below 5 years. He wants to have the height of top of slide at 1.5 meter and height and above 5 meter. अगर 5 years से ऊपर के बच्चे हैं, above 5 years, she wants to have the height of top 3 meter. वो 3 meter रखेगा, यही चीज है। And the steep of slope, यानी उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट इज केप्ट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझिए कुणाल, इसी चीज को रिपीट करो जितना हमने बताया। एक कॉन्ट्रैक्टर to set up 2 slides for his children. सब उसी के तो बच्चे हैं, बोलो आप। Sir, a contractor wants to set 2 slides for 5 year age of children. He wants to set a slide of height 1.5 meter for below 5 years. Below 5 years with a height of 1.5 meter and an angle of emergence of 30 degree and another angle of emergence. Emergency light. ठीक है, angle between the slide and the ground of 30 degree and the second slide with a height of 3 meter and the angle between the ground and the slide is 60 degree. तो वो कह रहा है फिर ये जो लगेगा स्लोप उसकी लेंथ बताओ, यही तो पूछ रहा है। दोनों केसेस में वो क्या पूछ रहा है बताइए, कि शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये देखो साइन लगेगा, ABC और DEF, तो अब दोनों में लगा दो। तो ये हमें लेंथ चाहिए कि नहीं? लेट रिस्पेक्टिव लेंथ RAB एंड D है। तो बताइए, ये साइन कह रहे हैं तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर बाई AB, चेक कर लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 is 1.5 by AB. AB को ऊपर ले जाओ और 2 को उधर ले जाओ, तो it is 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का मतलब है कि अगर फादर खुद भी लेट जाए तो आधे स्लाइड तक आ जाए। हो सकता है कि इस वाले केस में कि ये ऐसा हो सकता है कि अपना सो जाए सर रखकर। अब देखो, साइन 60 डिग्री में 3/D, ठीक है, तो 3/D 60 की वैल्यू क्या होती है? 3/D। अब देखो, तो DE √3 6, तो D कितना हो गया? 6/√3। इसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करोगे तो √3 लगा दो, 2√3, तो 6√3/3, ये 2 आ गया, तो 2√3। वैसे ये 1.7 होता है, 1.7 का डबल करो, 3.4 मीटर। 3.4 थोड़ा बड़ा है, वो 3 मीटर का था। सो रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये चीज हो गई। अब देखिए, साइन इसलिए लगेगा क्योंकि हमें स्लोप चाहिए, वो जो उसकी स्लाइड की लेंथ,
इसलिए साइन लगेगा। अभी कुणाल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। लैंग्वेज, लेकिन आप बताते तो हो नहीं। सर आगे सर लैंग्वेज तो बताते तो नहीं हो। बोला नहीं जाता फिर। चल 4 the angle of elevation of top of tower from a top point on ground which is 30 meter away from foot of tower। ये बोल दोगे तो हम मान जाएंगे। दो ही लाइन बुलवाएंगे। देखो बस समझा दे फिर बुलवाएंगे। the angle of elevation of top of tower, जरा देखो कि टॉप ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कैसे टावर कहा गया? अब जरा देखिए, सो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। जरा देखो फिर से सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी मीनार का जो चोटी का उन्नयन कोण उसके पद से 30 मीटर दूरी पर के एक बिंदु से 30 डिग्री है। फिर से सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from a point on ground 30 meter away from foot of tower is found 30 degree। इतना ही रिपीट करना है। बोल दो नहीं तो आयुष का हाथ खड़ा है पीछे। बोलोगे तो सीखोगे, गलती करोगे तो हम बताएंगे। हम तो पार्ट करेक्शन के लिए। बोलो आयुष। हाँ बोलो। The angle of elevation from the top of the tower। फ्रॉम द टॉप थोड़ी ना एलिवेशन लोगे, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, यहाँ से ले रहे हैं। फिर से बोलो। The angle of elevation to the top of the tower is to be found। कहाँ से ले रहे हैं एलिवेशन? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। The angle of elevation to the ऐसे नहीं होगा, कुछ आगे बोलो। Angle of elevation to the top of tower from the टू नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर of a tower from the ground to a foot of 30 meter away from the foot of the सब tower। मिला दे रहे हैं उसको। आप बताओ। सर आइस बता रहा है। ऑफ टॉप ऑफ टावर। हाँ आइस हाँ बोलो सौम्या। The angle of elevation of the top of the tower from the point of the from the point of ground हाँ 30 degree 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अभी भी ठीक मैं नहीं। आयुष बोल रहा था। आप बोलो, आप बोलो। The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। सही है, रिपीट करो। बोलने वाले। बोलो बोलो। Sir, angle of elevation of the top of the tower has 30 degree, which is 30 meter away from the foot of the tower। सही है। सर आयुष बोल रहा था, आपने बोल ही नहीं दिया। आयुष तो नहीं बोल रहा था। अगला चलो वाला बोल रहे अब ये देखो, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। और हमें क्या पता लगाना है? सर 10√3। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसे लिख लो A B C। नाउ अब हमें टावर की हाइट चाहिए, लेट द हाइट ऑफ टावर। और सब चीजें दी हैं, इससे और इससे कौन सा रिलेशन निकल रहा है? सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या AB by 30 लिख दूं? देख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। सही है, तो AB कितना हो गया? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 और इनटू क्या कर दूं? 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30/√3। लेकिन क्या इसका रेशनलाइजेशन किया जा सकता है? सर 10√3 आ रहा है। चलो 30√3/3 10। अभी भी कुणाल ने बताया नहीं। एक सवाल पूछा सर नेक्स्ट सर अगला टेस्ट ले लीजिए। कमांड होनी चाहिए, उन्होंने खट से बता दिया सीजन ने एक बार में। ठीक है, रखने की बात नहीं, समझ में आया तभी तो कोई बता पा रहा है, ऐसे कैसे बता पा रहा है? वो कह रहे हैं इमिग्रेशन माइग्रेशन। वो लाइट में चले गए।
चलो जी सर्दी अब हम सोचे हिबरनेशन बोल रहे हैं। तो वो तो चला गया फिर चुना। अब देखिए ओके ये टाइम नोट कर लें। इसका टेस्ट होगा। अब देखो 5th क्वेश्चन देखिए। A kite is flying at a height 60 मीटर away from ground। ये काइट अगर मान लीजिए उड़ रही है 60 मीटर, कहां से? above ground, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर। The string attached to kite is temporarily tied। तो ये चीज कहीं पे टाइड होगी ना, कोई पकड़े हुए है, मान लो पकड़े या कहीं पे बांध दी है, लोग पकड़ के उड़ाते हैं ना काइट, तो इस तरीके से। सो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग इज टेम्परेरीली टाइड, तब तक उसका चाय नाश्ता आ गया, उसने कहीं बांध दी, स्ट्रिंग टेम्परेरीली टाइड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है, वो कितनी झुकी है? दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिंग है ये टॉट है, इसमें कोई स्लैकनेस नहीं है। स्लैकनेस का मतलब ढीलापन नहीं है, झोल नहीं है। तो इस तरीके से दैट इज 60 मीटर अवे ये दे रहा है। अब ये कह रहा कि हमें, तो आप ये बताओ कि उसमें से कितना धागा बाहर चला गया। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, अब इसको काइट को ऐसे बना देते हैं इस तरीके से। अब देखो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज AB मीटर। अब जरा देखें कि tan कौन सा सही रहेगा? sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 बाई AB, और sin 60 क्या होता है? सो 60 बाई AB, AB को उधर ले लो। तो प्रवीण ध्यान दो, AB √3 इज इक्वल टू 120, तो AB क्या हो गया? 40 रूट। ये चीज ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 120 √3/3, तो 40 √3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितनी हो गई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। मैक्सिमम 10 आई नहीं, मैक्सिमम 9 के लिए पहुंचे। एक गलत कर, अगर आप एक नंबर अपना दे देते तो इसके 10 बन जाते। ये नंबर ये उसे एक नंबर नहीं, एक में 5 है ना। अब देखो चलिए 6th क्वेश्चन देखो। नाउ खत्म नहीं हो पाएगा सर, आज नहीं हो पाएगा। हाँ आप चिंता मत करो, आप कब तक बैठना चाहते हो? ये तो बड़े आराम से हो रहा है चक्कर, देख रहे हो 5-5 मिनट में है ये इसके क्वेश्चन। इसमें कुछ ना हो पाए तो ना हो पाए, कॉन्सेप्ट में घर का चक्कर। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और बताओ वो कितनी दूरी पर खड़ा है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है? ये है वो, at some distance 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। समझ में आ गई बात? इतना सेंटेंस ग्रिप में है। आगे देखो, the angle of elevation from his eyes to top of building increases from 30 to 60 as he walks। अब ये इधर चलना शुरू कर देता है, कहता हम तो पास जाएंगे। अगर लड़का यहाँ आ जाए तो पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या इसके टॉप के लिए बढ़ जाएगा? यस सर। और वो कितना हो जाएगा?
पहले कितना था 30 to 60। पहले ये 30 डिग्री देख रहा था इसका टॉप और 60। When he moves, और इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है क्या? अच्छा, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 में। फिर से देखो कि 1.5 मीटर tall boy observes the top of building from some height। पूरा सेंटेंस सुनना तब बोलना, पहले मत बोलना, ठीक है? 1.5 मीटर tall boy observes the top of building, ठीक है, from some height at its base, ठीक है? अब जरा देखो, his angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree as he moves towards building। इतना ही बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलना। Sir, a 1.5 meter tall boy ठीक है, is standing at a ठीक है, at some distance from 30 meter tall building। वो कुछ दूरी पर खड़ा है ना? Yes, sir. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. When he moves towards building, his angle of elevation to the apex of building increases from 30 to 60 degree। इंदु बोलो। So 1.5 meter tall boy observes the top of a tower who is standing at some distance, and when he closes the tower, approaches the tower, the elevation of the apex turns to 30 to 60 degrees। increases, बोलो, repeat करो। Sir, a 1.5 meter tall boy at some distance from 30 meter tall building, and sir, when it moves towards building, then angle of elevation from the apex of the building increases from 30 to 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes increases from 30 degree to 60 degree as he moves towards the building। repeat करो। Sir, a 1.5 meter ball is standing at some distance। क्या बोला? आपको कितना पता है क्या क्या खराब हुआ? अरे boy बोला, चलो ठीक है। So a 1.5 meter boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, and the angle of elevation of the top of the tower increases from 30 degree to 60 degree as he moves towards the tower। अमित, आप बोलो अमित। Sir, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance standing at a distance of a 30 meter tall building. When he moves towards it, then the angle of elevation increases at 30 to 60 degree। 30 to 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? ये 1.5 मीटर है। Yes, sir. बाकी की बची डिस्टेंस कितनी है? 28.5। कुनाल बोल रहा है, मैं तो रह गया। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, ये 60 डिग्री, ये बाकी सब चीजें हैं, और ये क्या है? ये x है, और ये कितना है? y है। तो आपसे पूछा जा रहा है वो कितना आगे बढ़ा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। अब जरा देखो, मैं tan 30 लगा रहा हूँ, या tan 60 लगा दो पहले, tan 60 पहले लगा दो। तो tan 60 कितना है बताइए? 30 क्यों लेते हो? इस एंगल घटाओगे नहीं डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस लो ना, अपॉन y। इसकी वैल्यू कितनी है? तो √3 और y को भी इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? तो y कितना हुआ? अगर √3 को रेशनलाइज किया जाए तो क्या नीचे 3 आ जाएगा? बाई 3 और √3 सर 9.5 रूट। तो ये 3 9 या 27 और 3.5 सर 9.5, ठीक है, 9.5 √3 हो गया। अच्छा, अब ये बताओ tan 30 कितना है? tan 30 is 28.5 अपॉन कितना है? x प्लस वाई लिख दें, चेक करो, 30 के लिए पूरा है, x प्लस वाई। तो tan 30 की क्या वैल्यू है? तो उसको रेशनलाइज नहीं कर तो
कट जाते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया 28.5 बाई रूट 3, क्योंकि हमें y चाहिए भी नहीं तो इतने मीटर लिखोगे, इतना ही लिखो, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई। tan 30 की क्या वैल्यू है 1 बाई रूट 3, और उसी के साथ x प्लस वाई भी लिख दें क्या, और x प्लस वाई उधर चला गया और यहाँ क्या बचा 28.5। तो बोलो x प्लस वाई क्या हुआ, रूट 3 ऊपर चला गया, हमें तो x चाहिए, तो बोलो y की कितनी वैल्यू रखें सर x प्लस y चाहिए सर। हमें चाहिए कितना डिस्टेंस में चला, यहाँ से यहाँ कितना चला, x चाहिए, x चाहिए, तो y कितना है बताओ, यहाँ से देखो माइनस साइन कर देंगे। 28.5 बाई रूट 3 है क्या, और इट इज 28.5 रूट 3, तो कॉमन, तो x क्या हुआ 28.5 रूट 3 और माइनस 28.5 बाई रूट 3। अगर मैं 28.5 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचता है, और अब इसमें रूट 3 कॉमन लो, ये एलसीएम, तो क्या आएगा बताओ, अंदर क्या आएगा 1 से इसमें डिवाइड करो, रूट 3 आया, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 3, और यहाँ से क्या आ गया, तो 28.5 और 2 बाई रूट 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो 56 या 57 आएगा, तो 57 रूट 3/3। अच्छा, तो इसका रेशनलाइजेशन करो क्योंकि अब कट सकता है, 19 रूट, तो 57 तो रूट 3/3 आ जाएगा। 57 रूट 3/3 क्या, 3 से इसे कट कर दिया तो कितना आया, 19। सो दिस इज 19 रूट 3 मीटर। वो कितना डिस्टेंस चला है 19 रूट 3 मीटर। अब यही क्वेश्चन आपसे कराएंगे, आप देखो बोलो, लेट द डिस्टेंस, हाँ ये लिखना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस मूव्ड, लेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉय इज कितना है x मीटर। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, ये बुक अपनी बंद कर दो और आपको क्वेश्चन भी लिखना है कि वो क्या किया है। तो मैं क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखूंगा आप लिखते क्या हो। भाई अभी जो क्वेश्चन आपने बोला ना कि कितना है, जैसा इंदु ने अभी बोला कि वो इतने मीटर का लड़का है, इतना चलता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर जाता है, फिर उसके बाद आंसर करना है। और ये फिगर बना दे सर, क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे क्या? क्वेश्चन के मार्क्स एक नंबर। ठीक है सर, क्वेश्चन लिखिए। चलो बुक बंद। आपको फिगर बना के दे रहे हैं, फिगर बनाना तो कितना मुश्किल है, फिगर मैं दे रहा हूँ। हाँ, इसी फिगर को देख के तो लिखना है आपको। चलिए 1 मिनट, क्या हो रहा है अब आपको यही लिखना है कि क्वेश्चन में क्या है। जो क्वेश्चन पूरा लिख देगा उसको 1 नंबर, उसका क्वेश्चन क्या फाइंड करना है वो भी लिखना है। हाँ, जो क्वेश्चन है कि वो लिखना है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? को भी लपेटने में मार आप अलग हो। आप स्टार्ट करो।